आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 19 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, इसराइल ने 2 महीने बाद गजा में इंसानी मदद के लिए दी हरी झंडी। सड़क से 20 ट्रक मदद भेजने का फैसला। गजा के 24 लाख लोगों के लिए मदद के कुछ ट्रक्स करेम शलोम क्रॉसिंग पर खड़े होने की खबर। नेतन्याहू ने प्रेशर में दिया मदद भेजने का फैसला। गजा में हर 5वां इंसान भूख से मरने के करीब, आईपीसी रिपोर्ट का डरा देने वाला दावा। गजा के खान यूनिस से लोगों को खदेड़ना शुरू। कॉम्बैट जोन बना गजा का दूसरा सबसे बड़ा शहर। ईरान और अमेरिका आए आमने सामने, एक दूसरे को दी बड़ी धमकी। और आज शाम पुतिन और ट्रंप करेंगे बात। उधर ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन में टैंक्स भेजने का किया ऐलान। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की, और सारी खबरें मुख्तसर लफ्जों में होंगी और सब बड़ी अहम खबरें हैं। हेडलाइन से आपको अंदाजा हुआ होगा, इसराइल ने 2.5 महीने बाद इंसानी मदद का रास्ता खोलने का फैसला ले लिया है। और खबर यह है कि आज गजा के कुछ लोगों तक पहली रोटी पहुंच जाएगी। मैंने कुछ लोग क्यों कहा वो आगे आप समझ जाएंगे, लेकिन आज ये पहुंच जाएगी, ये माना जा रहा है। और ये कोई फर्जी एयर ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि सड़क के रास्ते 20 ट्रक्स गजा में दाखिल होंगे, ये खबर आई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल ने बताया है कि आज गजा स्ट्रिप में इंसानी मदद लेकर 20 ट्रक्स जाने वाले हैं, जिनमें ज़्यादातर खाना होगा, रोटी होगी, राशन होगा। इसराइली अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है इन 20 ट्रक्स को लेकर, लेकिन इसराइली अखबारों ने खुद कहा है कि ट्रक्स खड़े हैं। मैं अभी आपको सब बता रहा हूँ, रुकिए। हालांकि एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटोग्राफर ने ये देखा है कि कम से कम 3 ट्रक्स, 20 में से 3 ट्रक्स जो इंसानी मदद का सामान लेकर आए हैं, वो इसराइल और गजा से लगने वाली करेम शलोम क्रॉसिंग पर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, उनमें माल भरा हुआ है। यानी ये ट्रक्स गजा में किसी भी पल, किसी भी घंटे अंदर आ सकते हैं, भूखे प्यासे लोगों के लिए खाना लेकर। उधर अनादोलू न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन के मुताबिक लगभग 80 दिन के मुहासरे के बाद गजा के 24 लाख लोगों के लिए सिर्फ 9 ट्रक मदद जाने देगा इसराइल, ये खबर है। इधर 9 ट्रक है, उधर 20 ट्रक है। इसराइल ने 2 मार्च से गजा की तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद कर रखी हैं, जिससे वहां की खतरनाक इंसानी क्राइसिस और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। तो एक तरफ 20 ट्रक, एक तरफ 9 ट्रक की खबर, बट खबर श्योर है, ट्रक्स तैयार हैं, मदद जाने वाली है। मैं आपको अगले बुलेटिन में बता ही दूंगा कि कितनी मदद गई। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडलाइन है द जेरूसलम पोस्ट से। इसके मुताबिक इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर और रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी का लीडर जो है बेजलेल स्मोट्रिच, उसने आज मंडे को, पीर को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमास तक कोई मदद नहीं जाएगी। दरअसल सवाल ये हो रहे हैं कि ये मदद गजा में बांटेगा कौन? हमास की वहाँ हुकूमत है, वही लोग बांटेंगे। आप तो हमास को हराने चले थे, आप हमास को हरा नहीं पाए, अभी तक अपने होस्टेज पा नहीं पाए, और आप मदद भेज रहे हैं। क्या चक्कर क्या हुआ है? दुनिया को क्यों नहीं बता रहे? तो इस पर बेजलेल स्मोट्रिच बोला कि मदद हमास तक नहीं जाएगी। जो भी इसके अलावा कुछ और कहता है वो देशद्रोही, ना, ये तो अपनिया चलता है, वो झूठ बोल रहा है। स्मोट्रिच ने कहा कि ये मदद सिर्फ गजा की आवाम के लिए है, ताकि लोग खाना खा सकें, और हमारे इंटरनेशनल सपोर्टर्स यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में हमें डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्शन देते रहे। ये डर देख रहे हैं आप? ये डर, मदद इसलिए भेजी जा रही है कि यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन हमारे दोस्त हमें देते रहे, यानी अमेरिका। उसने कहा हम जंग जारी रखेंगे जब तक जीत हासिल नहीं होती। ये तो कहना ही है, लोगों को समझाना है। ये बयान उस वक्त आया है जब इस्राएली कैबिनेट ने रात में गजा के लिए एड रिन्यू करने का फैसला लिया। दरअसल ये कोशिश इसलिए हो रही है कि एक तरफ दुनिया भर में इसराइल को प्रोटेक्शन देने की वजह से अमेरिका की भी इमेज खराब हो रही है, इसराइल की तो इमेज रही नहीं। और दूसरा ये कि अगर बड़ी तादाद में लोग भूख से मरने लगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ केस और मजबूत हो जाएगा। सर बढ़ते आगे, गजा में मदद भेजने के फैसले को नेतन्याहू का इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कमज़ोर पड़ना माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल दबाव में नेतन्याहू कमज़ोर पड़ गया
और आखिरकार 2.5 महीने बाद ही मदद भेजने का फैसला रातों रात कैबिनेट मीटिंग बुलाकर लिया गया, जिसके बावजूद कुछ और इस्राएली मिनिस्टर इसके खिलाफ थे, तब भी ये लिया गया। इसके बाद नेतन्याहू अपने फैसले का बचाव भी कर रहा है और गीदड़ भभकी भी दे रहा है। वो गजा पर कब्जा जमाएगा ये कह रहा है, वजाहतें दे रहा है कि हमने क्यों भेजी है मदद या भेजने का फैसला लिया है। गजा को मदद देने का फैसला जो है उसका बचाव करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भुखमरी, ये उसके डायलॉग है, भुखमरी के खौफ ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को, दुनिया से मिल रहे सपोर्ट को खतरे में डाल दिया था, इसीलिए मदद भेजनी पड़ी, वरना हम नहीं भेजते। जबकि दुनिया में एक अकेला अमेरिका है, उसके अलावा कोई भी नेतन्याहू को खुला सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं खुला शब्द को कोट कर रहा हूँ, खुला सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके बाद अपनी इज्जत बचाते हुए आज कहा कि इस्राएल पूरे गजा पर कंट्रोल करेगा, चाहे दुनिया भर का प्रेशर क्यों ना हो। वही प्रेशर जिसने इस्राएल को मजबूर कर दिया कि एड ब्लॉकेड हटाए, जब गजा में भुखमरी के किनारे तक लोग पहुंच चुके हैं। जब ये कहा गया कि वहां पर एड भेजी जाए, अरब समिट से ये आवाज़ उठी थी, सारे अरब देश इकट्ठा हो गए, अरबों से डोनाल्ड ट्रंप पैसा लेकर गए, डोनाल्ड ट्रंप से प्रेशर आ गया, नेतन्याहू ने एड का रास्ता खोल दिया। ज़रा इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अब अल जज़ीरा की अपडेट से एक ख़बर सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि चाइना से मदद पहुंचने की फर्जी खबरों के बीच वहां भूख का क्या आलम है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, गजा के रिपोर्टर हैं, दुनिया की ज़िम्मेदार एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई है, कोई चाइना वाइना नहीं गया, ये है हकीकत। गजा में हर 5वां इंसान भूख से मरने के करीब है, इसे हेडलाइन मान लीजिए। आईपीसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट ने दुनिया को झटका दिया है, आपको भी झटका लगेगा। गजा की पूरी आबादी, रिपोर्ट कहती है, गजा की पूरी आबादी लगभग 21 लाख लोग शदीद भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि हर 5वां फर्द बिल्कुल कहत यानी कि फैमाइन की हालत में है। समझ रहे हैं, भूखमरी। इसराइल ने 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद अब कहा है कि वो गजा में बेसिक एड भेजने देगा, लेकिन ये बेसिक एड क्या होगी और किस तक पहुंचेगी, इस पर कोई वजाहत नहीं दी गई। आईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 4,69,500 लोग, सुन लीजिए फिर से, आईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 4,69,500 लोग सितंबर तक फैमाइन के लेवल 5 तक पहुंच जाएंगे, मतलब इनकी भूख से मौत हो सकती है। अप्रैल से इस मई के दरमियान ही 2.1 मिलियन लोग खुराक की सख्त कमी से गुजर रहे हैं। 2.1 मिलियन, 21 लाख। ये अक्टूबर वाली रिपोर्ट से भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। ये सब हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब इसराइल का ग्राउंड असॉल्ट, ग्राउंड ऑपरेशन और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा तेज़ हो गया है और ज़्यादा कातिल हो गया है और ज़्यादा खूंखार हो गया है और एड सिर्फ एक प्लान तक महदूद रह गई है। अगली हेडलाइन अल जज़ीरा से है, इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के लोगों को निकालने का हुक्म दिया है। यह आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर है। गजा में हमले और तेज़ हो गए हैं, लाखों लोगों को खान यूनिस छोड़ने को कहा गया है। इसराइली मिलिट्री ने गजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस के लिए जबरी हिजरत का हुक्म जारी कर दिया है। जैसे जैसे उसका ऑफेंसिव और तेज़ हो रहा है, लोग अल मवासी की तरफ भाग रहे हैं। ये वही जगह है जहां जाने को आईडीएफ ने कहा है, लेकिन वहां भी कुछ दिनों पहले हमले हो चुके हैं और लोगों को डर है कि वहां वो महफूज नहीं रहेंगे। अल जज़ीरा के रिपोर्टर तारेक अबू अज़ोम के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसराइल ने 30 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की। 1 घंटे के अंदर 30 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स, और आज फजर से अब तक कम अज़ कम 46 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, बिलाशुबा वो तादाद बढ़ चुकी होगी। द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक हेडलाइन के मुताबिक
اسرائیلی فوج نے غزہ کے شہر خان یونس کو مکمل طور پر کامبیٹ زون یعنی کہ جنگ کا میدان قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے اب وہ کامبیٹ زون ہے، اب وہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا اور لوگوں کو فوراً علاقے سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ IDF کے مطابق اس علاقے میں اب سخت جنگ ہوگی، اس لیے رہائشی آبادی کو وہاں سے ہٹانا ہوگا، مگر لوگوں کے پاس نہ جگہ ہے نہ راستہ، اور جن علاقوں میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے وہاں بھی حفاظت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کون کب مار دیا جائے کسی کو یقین نہیں ہے۔ ویسے اسے غزہ کے دوسرے بڑے شہر کو قبضانے کی نیت سے اور اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اب بات ایران اور امریکہ کے بیچ بڑھتی ٹینشن کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یورینیم انریچمنٹ پر تنازع اب تیز ہو گیا ہے، اور تازہ صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایران نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ اس پر یورینیم انریچمنٹ مکمل طور پر بند کرنے کا دباؤ بناتا رہا تو دونوں ملکوں کے درمیان جاری نیوکلیئر بات چیت ناکام ہو سکتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے کہا کہ ہماری انریچمنٹ پالیسی ایک قومی کامیابی ہے جسے ہم کسی بھی صورت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ سے بھی دھمکی آئی۔ امریکہ کے خاص اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی نئے معاہدے میں ایران کو یورینیم انریچمنٹ سے مکمل روکنے کا کلاز شامل ہونا ہی چاہیے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ وٹکاف نے اسے ایک ریڈ لائن قرار دیا ہے کیونکہ انریچمنٹ کا عمل نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہیں لگتا ہے ہم انریچمنٹ کرنے دیں گے، یہ بس نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے پچھلا قدم ہے، سیکنڈ لاسٹ بال ہوتی ہے وہ، اس کے بعد ہتھیار ہی بنتا ہے، تو ایران کو ہم وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایران نے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی جس میں سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ مل کر ایک ریجنل یورینیم انریچمنٹ کنسورٹیم بنانے کی بات کی گئی تھی تاکہ امریکہ کے شک اور شبہات کو دور کیا جا سکے۔ حالانکہ دونوں طرف سے کچھ نرمیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایران اور امریکہ کی طرف سے ایران نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ چند عرصے کے لیے انریچمنٹ کی سطح اور مقدار پر کچھ پابندیاں قبول کر سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی تفصیلات طے نہیں ہوئی ہیں۔ اب بات رشیا اور یوکرین کی۔ آسٹریلیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ٹینکس دے گا رشیا کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کے لیے۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ٹینکس بھیجنے والا ہے۔ رشیا کے خلاف اپنا دفاع مضبوط کر سکے یوکرین، اس لیے وہ ٹینکس دے گا، اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ یوکرین جنگ میں آگے بڑھ سکے۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھونی البنیز نے یہ بات اٹلی کے شہر روم میں یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کہی۔ یہ ایک بڑا موو ہو سکتا ہے۔ اسے اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے ملک یوکرین اور روس کی جنگ رکوانا ہی نہیں چاہتے۔ البنیز نے کہا کہ آسٹریلیا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، ہم رشین ایگریشن کے خلاف یوکرین کی مدد جاری رکھیں گے۔ دوستو، آسٹریلیا اس سے پہلے بھی یوکرین کو کئی مرتبہ اور کئی مرحلوں میں ملٹری مدد، ملٹری ایکوپمنٹس، وہیکل اور ہیومینیٹیرین سپورٹ دے چکا ہے، اور اب یہ ٹینکس بھیجنا سب سے بڑا ملٹری سپورٹ ہوگا آسٹریلیا کی طرف سے یوکرین کو۔ بڑھتے آگے، آج 19 مئی 2025 کو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم فون کال ہونے والی ہے جو ماسکو کے وقت کے مطابق شام 5 بجے طے ہے۔ اس بات کی تصدیق کرملن نے کی ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کال کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو رشیا اور یوکرین کے درمیان چل رہی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک سیز فائر پر مرکزی طور پر مبنی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی اور نیٹو کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے تاکہ جنگ بندی کی طرف قدم بڑھایا جا سکے۔ آج کی اس فون کال پر پوری دنیا کی نظر رہے گی۔ کیا ٹرمپ پوتن کو کنونس کر پاتے ہیں جنگ بندی کے لیے؟ یہ سب جاننا چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ اگر آواز ہلکی آئے تو معاف کر دیجیے گا، تھوڑا بخار، نزلے اور زکام نے گھیر رکھا ہی آپ کو، شاید آواز اور چہرے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سلامت رہیے۔